नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर समझने वाले हैं। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले अगर उस चैप्टर का वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो वो चैप्टर बेहतर समझ में आएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर स्थिर है, अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है तो वो स्टैटिक है। और इलेक्ट्रो मतलब कोई भी चार्ज पार्ट के, या वो प्लस चार्ज पार्ट के लो या माइनस चार्ज पार्ट के लो, क्या है ये सब अभी समझेंगे। तो इस चैप्टर में इस चीज़ को हम समझेंगे। इस चैप्टर में मेन पॉइंट है, उसको ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में इसको समझ रहे हैं। जब दो चार्ज है यहाँ पे प्लस और माइनस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है ये समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले चार्ज समझ लें, फिर फोर्स क्या होता है वो समझेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो समझेंगे। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये तीनों समझ लेते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे कि पोटेंशियल क्या है। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर रहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये ग्राउंड इसको ले ले अगर, तो इस किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। लेकिन ये आपने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ा कि जो अर्थ से ज़्यादा हाइट पे है, जिसका एच ज़्यादा है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो रहा है ये क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत तो इसका नाम सुना होगा आपने, पर डाइपोल में थोड़ा सा कन्फ्यूज कि ये कौन सा वर्ड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने लायक चीज़ है, क्योंकि इसका रियल लाइफ में यूज होता है। जब आप नहा रहे होते हैं, जब आप अपने कपड़े धो रहे होते हैं, तो वाटर जो है उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर के कारण ही आप इसको समझ पाते, वो सारा काम हो पाता है। वो ज़्यादा सॉल्वेंट क्यों है, हर चीज़ को अपने में घुला कैसे लेता है, तो वो अपने डाइपोल नेचर के कारण ही ऐसा कर पाता है। तो ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये सारा चीज़ आपके माइंड में अच्छे से क्लियर रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। कोई भी कंडक्टर है, कैसे वो व्यवहार कर रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है अगर उसमें चार्ज हम डाल रहे हैं या चार्ज निकाल रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी के लाइन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, वो नीट हो, जेईई हो या क्लास 12th हो, उसमें एनसीईआरटी को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लाइन बाई लाइन को समझना ज़्यादा मायने रखता है। और वो जो एनसीईआरटी कह रहा है वही मानेंगे। इस बार भी नीट में ऐसा आया था, तो एनसीईआरटी को ही सही मानेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन, क्या डिफिनेशन है? स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। ये ऑब्जेक्ट आज आपने देखा यहाँ रखा हुआ था, आपके टेबल पे आपका सेब रखा हुआ, कल भी वो सेब वहीं रखा हुआ, तो वो क्या है? स्टैटिक है। लेकिन आज आपने देखा सेब वहाँ रखा होता और कल लुढ़क के टेबल पर से वो कहीं इधर नाली के पास चला आया, तो ये स्टैटिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर लिया, और ये टाइम के साथ अपना पोजीशन वही बनाए हुए हैं, तो ये हो गया स्टैटिक। तो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहेंगे? दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विथ द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज कहने का क्या मतलब है? स्टैटिक चार्ज कहने का मतलब है कोई चार्ज अगर स्थिर है तो वो चार्ज क्या हो गया? वो चार्ज क्या हो गया?
स्टैटिक हो गया। फिर से समझ लेते हैं, कोई भी चार्ज अपने पोजीशन पे स्थिर है तो वो स्टैटिक चार्ज, अगर यही चार्ज मूव कर रहा होता तो ये स्टैटिक चार्ज नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि अगर चार्ज स्टैटिक है, अपने पोजीशन पे स्थिर है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाता है। यही चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएगी, जो अभी तुरंत आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले भी समझा चुके, फिर से समझा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स वो चार्ज का स्टडी करेंगे जो क्या हो, स्थिर हो, चेंज ना करता हो, उस चार्ज का स्टडी करेंगे। और इससे चार्ज से जो होने क्या क्या उसका स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा समझने से पहले चार्ज को समझना ज़रूरी होगा कि आखिरकार चार्ज क्या है। चार्ज है, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस्ड। जैसे कि आपके पास 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका अपना मास है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है ना। उसी तरीके से एक कोई बॉडी है अगर, और इसमें अगर हम कहते हैं कि इस पे कुछ चार्ज है, क्यू है, जैसे ही जब कह दिए कि इस पे कोई चार्ज है, इसका कहने का मतलब हो गया कि इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या चार्ज के मूवमेंट के कारण या किसी भी चीज़ के कारण हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो एक ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें उसके कारण उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक हो या कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो रहा हो, उसी को चार्ज कहेंगे। लेकिन सवाल माइंड में ये उठना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों पॉइंट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अभी डिटेल में समझते हैं। इफ चार्ज इज एट रेस्ट, फर्स्ट पॉइंट इसको समझिए, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ चार्ज एक, बस इस तरीके से सोचिए कि आपके सामने जो खाली जगह है आपके रूम के, उस रूम में एक चार्ज लटका हुआ है बीच में, स्पेस में। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा कुछ दूर तक। मान लीजिए ये चार्ज यहाँ, तो हो सकता है यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, इफ़ चार्ज इज इन इनफॉर्म मोशन, अगर चार्ज इनफॉर्म मोशन में है, इनफॉर्म मोशन कहने का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो। अगर इनफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये देखिए ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज क्यू है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भी इसका कांस्टेंट है, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तब ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बस चार्ज वही था, ध्यान से समझना इस बात को, चार्ज वही था, लेकिन चार्ज के मूवमेंट के कारण जैसे ही भी वेलोसिटी इसको मिला, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करने लग गए, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद थर्ड पॉइंट समझते हैं। इफ़ चार्ज इज़ इन नॉन इनफॉर्म मोशन, नॉन इनफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्लास 11 में पढ़ें कि इसमें भी इसका कांस्टेंट ना हो, यानी उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मान लीजिए, तो क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है? बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन है, यानी इसका स्पीड जो है, इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो जब
एक इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका भी कांस्टेंट ना हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी उसमें कुछ एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन उसका जीरो ना हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा। ये क्या है ये आगे समझेंगे, लेकिन ये तीनों पॉइंट को फिर से समझ लेना। फर्स्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगर चार्ज इनफॉर्म मोशन में है यानी भी कांस्टेंट है और ए जीरो है, इसी को इनफॉर्म मोशन कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन चार्ज जब नॉन इनफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी देगा। इसको और आगे समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज का कुछ बेसिक पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। चार्ज का यूनिट क्या है? जैसे आपका वेट है 100 क्या 100 मीटर वेट है? नहीं। तो 100 लीटर वेट होगा आपका? नहीं। तो जैसे ही कहते हैं 100 kg है, या आपका वेट मान लीजिए 45 kg, तो क्या हो गया ये केजी क्या लिखे? केजी से पता चल गया कि अच्छा वेट को मेजर किया जा रहा है, एक यूनिट है आपके पास। ठीक उसी प्रकार चार्ज को भी एक यूनिट देना होगा। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, याद रखना है, क्लास 9-10 से भी पढ़ते आ रहे हैं। एसआई यूनिट कूलम। सीजीएस यूनिट में इसका स्टार्ट ईएसयू है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 कूलम में 3 × 10⁻9 ईएसयू होता है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फैराडे होता है, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे दिया गया। फैराडे में इसको याद रखना है, इतना कूलम चार्ज होता है। ठीक है, 96,500 कूलम चार्ज होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला इसका 80। इसको समझते हैं। डायमेंशनल फार्मूला कहने का मतलब क्या, ये कौन कौन सा अदर जो है चीज़ उसको इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, इधर मैंने पहले से करके रखा है। I = QT, ये बचपन से पढ़ते आ रहा है। Q = IT, जब I लिखे तो ये करंट है एम्पियर और T से टाइम हो गया। ठीक है, तो एम्पियर और टाइम, तो ये यूनिट फार्मूला हो गया। ये क्लास 11th में पढ़ने का, अभी आपने फिर से देख लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फिर देखते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये भी 11th में पढ़े। वेक्टर क्वांटिटी एक होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें खुद में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई पता ना हो। ठीक है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी भी। चार्ज 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। कौन कौन? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चार्जलेस है, न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज ही नहीं, तो फिर इसको न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? इसको न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लीजिए कि 4, 5, 6 पॉजिटिव चार्ज, तो उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज भी इसमें अवेलेबल होगा, इसलिए ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। अब मान लीजिए रबिंग के जरिए या किसी भी अदर मेथड से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट में प्लस उतना ही था, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वो भी उतना ही 6 है। अब इसी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं कि किसी भी माध्यम से हम कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम गया, अब यही पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। उसी को यहाँ पे बताया मैंने, ये देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जैसे ही किसी भी मीडियम के माध्यम किसी भी तरीके से दे दिया तो वो निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया था कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज जो है, ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, अनलाइक चार्ज जो है
वो आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। प्लस और प्लस अगर है तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, प्लस और माइनस ये क्लास 9th-10th में ही पढ़ने का, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब इफ़ ए सिस्टम कंटेन मोर देन वन चार्ज। मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम किसको कहते हैं कि कोई भी क्लोज्ड, जिस कोई भी बाहरी फोर्स से वो इन्फ्लुएंस ना हो, तो वो सिस्टम हो गया। तो एक सिस्टम में मोर देन वन चार्ज है, ये देखिए एक सिस्टम है, मान लीजिए इसमें एक चार्ज से ज़्यादा अगर चार्ज है, देन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग द चार्ज अल्जेब्रिकली, ठीक है। तो इसमें एक 4 कूलम चार्ज है, एक 8 कूलम चार्ज है और एक -3 कूलम चार्ज। अब आपसे पूछा गया कि टोटल चार्ज इस बक्स में है ना, इस बॉक्स में कितना, तो कुछ नहीं करना है, 4 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस -3 कूलम, बस सबको ऐड कर देना। और जब सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 8 - 3 9 आ जाएगा। तो ये टोटल चार्ज अगर इस बॉक्स में करेंगे तो कितना होगा, 9 कूलम, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड, अब इसी प्रॉपर्टी पे देखिए, मान लीजिए कि चार्ज एक 1 कूलम, एक 2 कूलम, एक -3 कूलम, एक +4 कूलम, एक -5 कूलम माइक्रो। तो इसमें टोटल चार्ज सिस्टम में कितना होगा, सिंपल है, सबको आपस में बस ऐड कर देना, +2 +1 +2 प्लस -3 ++4 +-5। अब जो आ गया वही आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी इस पे क्या लिखता है, चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड, चार्ज में अपना मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन, मास की तरह। मास में भी यही वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे ध्यान देना है कि चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, चार्ज में डायरेक्शन नहीं होता। तो कहेंगे कि सर फिर वायर में कैसे ट्रेवल करता है, तो वो वायर जिधर हम रखते हैं चार्ज उधर जाता है, ना कि चार्ज है जो चार्ज में खुद का डायरेक्शन मास की तरह। हाउएवर देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो फिर मास और चार्ज में एक अंतर है, मास ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कभी ऐसा देखें कि -5 kg किसी चीज़ का मास होता है, नहीं, 5 kg मास होता है। लेकिन मास और चार्ज में एक अंतर है कि चार्ज जो है -5 कूलम भी हो सकता है और +5 कूलम भी हो सकता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है मास और चार्ज में। क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब है, ये बहुत है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको समझना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। यानी किसी बॉडी पे कोई चार्ज अगर अवेलेबल है तो क्या होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज, वो हमेशा इक्वल होगा। मान लीजिए इस पे क्यू चार्ज है, तो वो कितना होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। मान लीजिए इंटीग्रल को, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से समझिए, तो n मान लीजिए इंटीग्रल है, मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को डिनोटेड बाई ई से डिनोट करते हैं, तो ई से डिनोट कर दिया हमने। तो Q = NE, इससे एक छोटा सा फार्मूला जैसा आ गया जिसको न्यूमेरिकल बनाने में खूब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो E क्या है, चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो। तो N = 0 1 2 3। इस जब इस न्यूमेरिकल देखते हैं तो इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज जब भी होगा तो वो इंटीजर, ऐसा नहीं होगा कि 0.4 × E, ये गलत हो गया। इंटीग्रल मल्टीपल यानी 0
1 2 3 4 इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोट करने लायक है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बिग चार्ज, बड़ा चार्ज। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन रूल है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। Q इक्वल टू एनी अगर आ भी गया तो इसको कंसिडर कर लेंगे। न्यूमेरिकल आता है तो उस समय ये पॉइंट और बेहतर से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कांट बी प्रेजेंट ऑन ए वाइल्ड ड्रॉप इन मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट। मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें सवाल ये है कि कौन सा चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको देखते हैं। जब आप Q इक्वल टू एन ई है ना, इससे आप चेक कीजिए। तो इससे जब चेक करते हैं तो E कितना होता है, E तो पता हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो यहाँ देखिए क्या ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के कोई मल्टीपल में है? तो इसको चेक करने के लिए 1.6 को 1 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.6 आएगा, जो कि नहीं है कहीं पर। 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3.2 आएगा। 3.2 कहीं दिख रहा है? नहीं है। 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 4.8 आएगा। 4.8 कहीं दिख रहा है? 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इस तरीके से इस फॉर्म में आना चाहिए। 1.6 है ना, ये इंटीजर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से। जब आप ऐसा चेक करते हैं तो ऐसा ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी टर्म आपके सामने नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी प्रेजेंट। तो ऑल ऑफ देम, कोई भी उस पर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या लिखा है, इसको अच्छे से समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई, बता चुका भी, जिसको Q इक्वल टू एनी के रूप में लिखते हैं। वेयर एज एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव। इंटीजर पता हो 0 1 2 3 या प्लस माइनस 1 2 3 ये सब। The charge on the electron is taken to be negative. Therefore, charge on electron is written as minus E and that on a proton is plus E. बहुत बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रॉन ही माइनस में क्यों, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में क्यों नहीं? तो जिस समय इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे चार्ज दिया जा रहा था तो बस कन्वेंशनली मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लेते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लेते हैं, और कोई अंतर नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस ही लिखते हैं और प्रोटॉन को प्लस ई के रूप में लिखते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है कि जब आप इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज को लिखते हैं तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में इसी को कूलम एंड डिनोटेड बाई सिंबल सी से करते हैं, ये पहले से पता है। ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू, ये आगे इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना बार सामने न्यूमेरिकल में ये खुद आएगा, खुद याद हो जाता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस देयर आर अबाउट 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम, है ना। ये भी ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, ये जब निकालते हैं तो खुद आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मेरा नाम सत्यम हुआ, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं, थैंक यू।